चलिए भाई शुरू किया जाए बेटा। थोड़ा सा याद दिला दें चर्चा क्या हो रही थी, किस विषय पे बात हो रही थी ये बेटा। अच्छा, तो अस्थाई वायदा की पट्टियां हो गया। अस्थाई वायदा की पट्टी कितनी बेटा? 7। 7, जिसमें 3 वायदा की पट्टियों का निर्माण ताप के कारण हुआ और 4 वायदा की पट्टियों का निर्माण हुआ डायनामिक फोर्स के कारण, यानी पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। जाहिर सी बात है इन्हीं 7 वायुदाब की पट्टियों का अनुसरण करके, पालन करके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो चलने वाले पवन होंगे वही पवन अस्थायी पवन कहलाएंगे, है ना बेटा। तो एक गोलार्ध में ऐसी 3 पवनें दिख रही हैं, और ये जो 3 पवन दिख रही है ये वास्तव में जो फेरल की त्रिकोशिकी सिद्धांत है उसी का अनुसरण करके चलती है। नीचे कमेंट लिख लो। शायद कुछ हेडिंग वेडिंग इसके बाद कुछ बनाया है क्या? हाँ, अच्छा फिर से हेडिंग बनाया है पचवा पौन को। हाँ मैंने बनवाया है, याद आ रहा है क्यों बनवाया। तो 3 अस्थाई पौन लिखे हो बेटा। वहां थोड़ी सी जगह है, 3 अस्थाई पौन जहाँ लिखा है। नहीं नहीं, अभी अभी जो लिखा है पूर्वा पछवा और ध्रुवी पौन जो लिखा है आपने अभी, एकदम एकदम लेटेस्ट वाला ये पछवा पौन जो हेडिंग बनाया उसके ऊपर है जगह बेटा, एकदम नई जगह छोड़ा है। तो चलो पछवापन जो हेडिंग बना लिया है उसी के नीचे एक नोट लिख लो। नोट इसीलिए है ही है कि कहीं से हम लोग कट मार के निकल सकते हैं। लिखें, उपरोक्त तीनों अस्थायी पवन, उपरोक्त तीनों अस्थायी पवन फेरल की त्रिकोशिकीय सिद्धांत का अनुसरण कर चलते हैं। फेरल के त्रिकोशिकीय सिद्धांत का क्या बेटा? अनुसरण कर चलते हैं, उसका पालन करके चलते हैं। क्लियर है? एक्चुअल में हम लोग फेरल की त्रिकोशिकीय सिद्धांत तो पढ़ लिए थे ना, तो इन्हीं त्रिकोशिकीय सिद्धांतों का अनुसरण करके जो पवन चलते हैं उन्हीं को हम लोग अस्थायी पवन कहते हैं। वही 7 बाई दब की पट्टी जो बनी। तो इसमें से एक पवन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है बेटा, वो है पछुआ पवन, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पछुआ पवन के चलने का जो अक्षांश है वो क्या है, कुछ आइडिया देंगे? लैटिट्यूड उसका क्या है लगभग, मोटा मोटा? हाँ, लैटिट्यूड कहां से कहां चलती है वो तो नाम याद ही होगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। सब नाम हम दिमाग में रखिए और दिखना चाहिए जब आप बोले तो पिक्चोरियल फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट में वो चीज दिखनी चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं जो, तो मुझे दिख रहा है ये पछुआपन कहां से कहां चलती है। तो मैंने कहा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, लिखाया है। ये अक्षांश लगभग कहां से कहां है बेटा, यानी किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर चलती है, एक मोटा मोटा आइडिया दो। उधर मत देखो, सोच के बताओ। साढ़े 23 से 35 तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और 45 टू 66.5 सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। बोल नहीं रहे हो बेटा, ये सब चीज नहीं समझोगे बेटा तो नुकसान हो जाएगा। जैसे ये पवन जो चल रही है, थोड़ा देखो डायग्राम में, ये पवन चल रही है, यही ना लिखा था बेटा, नॉर्थ टू 35 नॉर्थ, और कहां तक 45 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 नॉर्थ। ये एरिया है ना चलने का।
हाँ, तो एक मोटा मोटा आइडिया यही दिमाग में नहीं आ रहा है। तो आपसे अगर ये पूछेगा कि इनके चलने का अक्षांश क्या है दोनों गोलार्धों में, तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 35 से लेके 45 तक, उसके बीच में इनका प्रभाव रहता है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या बोल रहे थे भाई। तो पश्चिमा कौन कहाँ चलता है, अब मोटा मोटा अगर दिमाग में बैठा हो तो 35 से लेके, और एक बात और समझ लें कि जो वायदाब की पट्टियां होती हैं वो कोई दीवार या बाउंड्री नहीं होती कि नहीं नहीं 40 लिखा है तो 40 कहाँ है, आगे पीछे भी होती है। अरे भाई कोई तार लगा के थोड़ी घेर दिया गया कि यहां तक यही रहेंगी, हवा है वायु है आगे पीछे तो होती ही रहती है। और वायदाब की पट्टियां ऐसे सीधी थोड़ी होती, एकदम इंच टेप लगा के नाप लिया, इसके इधर नहीं होना चाहिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है, एक मोटा मोटा अनुमान है। तो ध्यान रखना, अगर हम कहें तो 30 से लेके लगभग 60 तक चलते हैं। कहा बेटा, 30 से लेके लगभग 60 तक इनका प्रभाव रहता है। क्लियर है। अब गौर से अगर देखो तो इसमें एक खास बात आपको दिखेगी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। मैप देखिए, वर्ल्ड का मैप देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थल अधिक है। देखो मैप देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, सागर कम है। अरे वो अफ्रीका जहां लिखा दिख रहा है ना बेटा, वही बीच मान लो लगभग विश्वत रेखा इक्वेटोर का, तो उसके ऊपर और उसके नीचे। तो ऊपर अगर देख रहे हो तो स्थल अधिक है, सागर कम है, नीचे सागर अधिक है, स्थल कम है। इसका कुछ असर होगा। और दूसरा ये कि ये चलती है 40 से 60 के बीच में, तो उधर भी चलती होगी 40 से 60 के बीच में, और इधर भी चलती होगी 40 से 60, ये इलाका है लगभग। तो अगर आप देखो साउदर्न हेमिस्फीयर में इस इलाके में तो और भी कम स्थल है, देख लो। उधर देखो बेटा, मैप में देखो, भूगोल हवा में नहीं पढ़ा जाता। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कम से कम ये जो इलाका आपको दिख रहा है, बोले बेटा यहां तो और भी स्थल कम है, मुझे लगता है अफ्रीका के नीचे से शुरू ही होती है, बोले तो एकदम खुला सागर इसको मिलता है। पवन जब समुद्र पे चलते हैं ना बेटा, तो इनकी राह में बाधा नहीं होती। और पवन जब स्थलों पे चलते हैं तो रास्ते में पेड़ आएगा, पौधे आएंगे, घर आएगा, मकान आएगा, पहाड़ आएगा, सब तो आएगा ना। और ये सब पवन के मार्ग में बाधा बन के खड़े होते हैं, इनकी औकात बताते ही रहते हैं, इनको धीमा करते ही रहते हैं। लेकिन सागर पे कहीं कोई बाधा है ही नहीं है, तो बिल्कुल अबाध गति से चलते हैं सागरों पे। तो एक बात आपको ध्यान रखना, ये पूछा गया है कि पश्चिमा पवन दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक तीव्रता से चलते हैं। पश्चिमा पवन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तीव्रता से चलते हैं। दोनों में से कौन सा सही है? फिर से बोल रहे हैं, पश्चिमा पवन दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक तेजी से चलते हैं। पश्चिमा पवन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तेजी से चलते हैं। सही है, वजह समझ में आ रहा है। और यही दो तो पूछा था, दो स्टेटमेंट दिया, कहा कि अच्छा डाच भी देते हैं ना, स्टेटमेंट में डाच देते हैं। तो उसने दिया कि पश्चिमा पवन दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक तीव्रता से चलते हैं। कथन और कारण में दिया था कि दक्षिणी गोलार्ध में सागर अधिक है, स्थल कम है। सही कौन कौन सा? तो ए तो गलत हो गया, आर सही हो गया, उत्तर तो मिल ही जाता है, ए सही आर गलत है। लेकिन अगर ये दे दिया होता कि पश्चिमा पवन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक तेजी से चलते हैं, और रीजन में दे देता कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है, सागर अधिक है, तो ए आर दोनों सही हो जाता और आर ए की व्याख्या भी करता। क्लियर है बेटा? आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछने का पर्पज खाली ये होता है कि रीजनेबिलिटी भी आपकी और तथ्यात्मक ज्ञान भी सब एक साथ जोड़ के पूछा जाए। क्लियर है बेटा?
तो सतर्क रहिएगा। लिखें, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तीव्रता से चलते हैं, अधिक तेजी से चलते हैं। पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तीव्रता से, अधिक तेजी से चलते हैं। क्यों बेटा? हाँ, तो क्यों भी लिखना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इनके मार्ग में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इनके मार्ग में, इनके रास्ते में स्थलों की कमी है, अर्थात सागरों की अधिकता। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कोई परमाणु सिद्धांत है जो आपको समझ नहीं है ना, बहुत सिंपल बात है, आंख से दिख भी रही है। तो पश्चिमापन किस गोलार्ध में अधिक तेज चलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में चलना चाहिए। अब चल के देखा जाए, समुद्र पे चला जाए, देखा जाए, बिल्कुल चलते हैं, और इतने भयानक चलते हैं कि इनको अलग अलग नाम दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ हॉल में बैठ के भूगोल पढ़ना और सागर पढ़ना और सागर पे उतर जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप एसी चैम्बर में बैठ के चीजों को पढ़ते हैं तो अलग दुनिया होती है, सड़क पर उतर जाएंगे ना तो हकीकत का सामना हो जाता है। तो ध्यान रखना, कुछ योद्धा है जो हमेशा हकीकत के पीछे ही रहते हैं। एक बात मुझे बताइए, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैं बता रहा हूं आपको उदाहरण, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर वो इंजीनियरिंग पढ़ता है ऑटोमोबाइल की, 3 साल 4 साल वो अध्ययन करता है और सब सर्किट और डायग्राम और फलाना और धमाका ये पढ़ता है, और यही सड़क पे एक मैकेनिक बैठता है जो शायद अपना नाम भी लिखना नहीं जानता। एक्सपर्ट कौन ज्यादा है आप बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि एक के पास व्यवहारिक अनुभव बहुत है और एक के पास सैद्धांतिक अनुभव बहुत है। एक बार मुझे याद है, मेरी गाड़ी की बैक लाइट जो है ना उल्टा रीड कर रही थी। उल्टा रीड का मतलब ये कि ब्रेक मारने पर लाइट जलनी चाहिए, तो ऐसे वो जलती रहती थी, ब्रेक मारने पर बुझ जाती थी। कुछ गड़बड़ हो गया, नई नई बाइक मैंने खरीदा तो ये सब परेशानी आने लगी। अब ऐसे वो जलती थी, और जब ब्रेक मारना है तो उसको थोड़ा चटक तेज हो जाना चाहिए, वो और कम हो जाती थी। मैं लेके गया एजेंसी पे भाई, तो तुरंत उस कंपनी के एक इंजीनियर आ गए, तुरंत वहीं थे। अब वो निकाले उसका डायग्राम, बाइक की सर्किट का डायग्राम रहती, सबका डायग्राम रहता है, और लगे समझने कि यहाँ से करंट इधर जा रहा है, इधर से करंट उधर जा रहा है, यही सब समझ रहे थे। तब तक एक चाचा जी आ गए, बुजुर्ग, वो इतना गाड़ी वाड़ी के कुछ काम कर रहे थे, वो ऐसे काली खोली लगा हुआ आ गए। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है? तो मैंने बताया ऐसा। कहा बैक लाइट खोलिए। बैक लाइट खोला, कहा बल्ब बदलिए, बल्ब बदल गए, सब ठीक हो गई। कहने का मेरे अभिप्राय सिर्फ ये है, एक सैद्धांतिक ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर है। सागर के जो योद्धा हैं, जो सागरों से लड़ते रहते हैं, यानी सागरों की यात्राएं करते हैं, उनसे बढ़िया सागर को कौन समझ सकता है? यानी सेलर्स, नाविक, जो अपनी जिंदगी समुद्रों पर बिताते हैं, वो समुद्र को हमसे आपसे बेहतर समझते हैं। हम समुद्र को पढ़ते हैं और वो समुद्र को झेलते हैं। तो भूगोल में बहुत ढेर सारा जो ज्ञान है ना बेटा, वो नाविकों ने दिया है, सेलर्स ने दिया है, क्योंकि उन्होंने मौकाए वारदात को जो महसूस किया है वो व्यवहारिक है। आप किताब में पढ़ते हो। तो अभी भूगोल के कुछ नाम है ना बेटा,
वो नाविकों के दिए गए नाम हैं और बड़े प्यार से भूगोल में उसको जगह भी दे दी गई, उनको स्पेस भी दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत नहीं कहा। तो अभी जो नाम मैं बोलूंगा ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के दिए हुए नाम है, नाविकों के दिए हुए नाम है और बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आगे एक दो अभी और लिखाएंगे। एक नाम आप पढ़ेंगे, अभी मैं नोट में लिखाऊंगा, जिसको कहते हैं अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, घोड़े का अक्षांश। ये भूगोल का दिया हुआ नाम नहीं है, ये सेलर्स का दिया हुआ नाम है। सब हम अभी बात करेंगे आज बेटा। तो शुरुआत करें। नाविकों ने क्या क्या करामात किया वो जरा समझना, ठीक है? पहले सुन लो बेटा। उन्होंने देखा कि दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में नहीं बेटा, उन्होंने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवन अधिक तेजी से चलते हैं, वो भूमिका आपने लिख लिया। तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांशों के आसपास, ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध नहीं, 40 अंश दक्षिणी अक्षांश के आसपास पश्चिम पवन बहुत तेज चलने लगते हैं समुद्रों पर, और वो तेज चलते हैं तो सागर के सरफेस से वो फ्रिक्शन करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आंधी जब आती है जोर की तो तरह तरह की आवाज भी सुनाई देने लगती है, अजीब अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। कहां से आवाज आती है? अरे भैया हवा है, पेड़ पौधा थोड़ी चिल्लाते हैं। ये हवा तेज चलने से चिल्लाने लगते हैं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली में तेज हवाएं जब शाखाओं से, पेड़ों से, घरों से, बिल्डिंग से टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं। वही हमको सुनाई देती है। जितनी पवन तेज चलेगी उतनी तरह तरह की आवाजें, अजीब अजीब तरह की, आदमी घबरा जाता है। तो जब ये पश्चिम पवन सागर को चलती है स्पर्श करते हुए तो फ्रिक्शन करने लगती है, सागर के सतह से घर्षण करने लगती है, और इतनी जोर जोर की आवाज आने लगती है जैसे लगता है कि बादल गरज रहे हों। जैसे बादल की गर्जना की आवाज सुनाई देती है, ऐसे ही सागर से गरजने की आवाज सुनाई देती है। और सर उठा के ऊपर देखते हैं तो बादल का एक टुकड़ा नहीं। कमजोर हृदय का आदमी तो ऐसे ही हार्ट फेल हो जाए कि भैया ये कहां से आवाज आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं गरजते चालीसा। क्या नाम देते हैं बेटा? गरजते चालीसा, रोरिंग फोर्टीज। सागरों से ऐसी आवाज आने लगती है जैसे पूरा सागर ही गरज रहा हो। और नाविकों ने दे दिया एक प्यारा सा नाम, जिसको कहा रोरिंग फोर्टीज, यानी 40 अंश दक्षिणी अक्षांश पे सागर से गर्जना की आवाज सुनाई देने लगती है। और इसके पीछे कोई और नहीं है बेटा, इसके पीछे दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमा पवन जिम्मेदार है। तो लिखें, हेडिंग बनाए, 40 अंश दक्षिणी अक्षांश। एक दो करके पॉइंट बनाइए। नंबर 1, 40 अंश दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आ जाएगा अगली बार ना तो खुश हो जाओगे आप, आ ही जाएगा। 40 अंश दक्षिणी अक्षांश लिखें। दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांशों के आसपास पछुआ पवन, पछुआ पवन सागर तल से घर्षण करते हुए चलते हैं। सागर तल से घर्षण, फ्रिक्शन करते हुए चलते हैं, जिससे सागर तल पर गर्जना सुनाई देने लगती है। सागर तल पे क्या बेटा? गर्जना सुनाई देने लगती है, जैसे सागर गरज रहे हों। इसे मत लिखिएगा, गर्जना सुनाई देने लगती है, जिसे हम गरजते चालीसा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? गरजते चालीसा कहते हैं। इंग्लिश लिख लेना मन होगा तो, रोरिंग फोर्टीज।
जैसे शेर दहाड़ते हैं ना, तो उसको रोरिंग कहा जाता है। तो रोरिंग फोर्टीज, यानी गरजते चालीसा। तो गरजते चालीसा क्या है बेटा? कौन पवन? हाँ, ये बोलिए, ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है। पहली बात, गरजते चालीसा कुछ और नहीं है, वो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है। लेकिन 40 अंश अक्षांशों के आसपास जब वो चलने लगती है पछुआ पवन, तो उसको हम लोग गरजते चालीसा कहते हैं। तो एक बात, क्या गरजते चालीसा अस्थाई पवन नहीं है? हाँ भाई है, नाम खाली उसका बदल गया है ना। पछुआ पवन है तो अस्थाई तो है ही है, वास्तव में वो पछुआ पवन ही है, बस उसको लोकल लेवल पे एक नाम दे दिया हम लोगों ने। क्या बेटा? गरजते चालीसा। क्लियर हुआ? तो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन को 40 अंश अक्षांश पे गरजते चालीसा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, वजह मैंने बता दिया। अगला लिखो बेटा, भयंकर पचासा। अब अगर भूगोल नहीं पढ़े हैं तो अंडबंड अनुमान लगाएं। भयंकर पचासा, तो एक ने अनुमान लगाया कि 50 साल पे आदमी बड़ा भयंकर हो जाता, तो हो सकता है। एक ने कहा कि वो जो आईपीएल में कोई 50 रन बना लेता है तो उसको कहते हैं। तो आपके अनुमान लगाने से थोड़ा ही होगा, है ना बेटा। रियलिटी यह है कि यही पछुआ पवन जब 40 अंश से आगे बढ़ के 50 अंश तक पहुंचती है, अरे भैया वो चलेगी बेटा 40 से लेके 60 तक चलेगी, बोल नहीं रहे हैं। जब वो 50 तक पहुंचती है तो अपने सबसे पीक स्पीड पे होती है, सबसे मैक्सिमम स्पीड पे होती है। और जब स्पीड पे होती है तो पूरे सागर को उठा के हवा में फेंक देना चाहती है। इतनी ऊंची ऊंची लहरें सागरों में उत्पन्न होती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 20-20, 25-25 मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाना कॉमन सी बात है। 20 मीटर लहर का मतलब समझ रहे हो? फीट नहीं, मीटर। 3-4 मंजिला मकान के बराबर इतनी ऊंची ऊंची लहरें, और उसमें नाव लेके घुस जाना ना, आर पार की लड़ाई लड़ने जैसा है। अच्छे अच्छे सेलर्स का कलेजा हिल जाता है कि अपने शिप को उस पार लेके निकालना, यानी 50 अंश अक्षांश के उधर आगे बढ़ना। आजकल तो बड़ी आधुनिक बोट हो गई है, बड़ी बढ़िया व्यवस्था हो गई है, नहीं तो फिर तो नाविक एकदम दहल ही जाते थे कि क्या हमारी शिप सही सलामत उस पार पहुंच जाएगी कि नहीं। कभी कभी आपने वीडियो देखा होगा ना कि सागर में जब वेव्स ऊंची ऊंची तो नाव तो कुछ देर के लिए दिखती ही नहीं, कहाँ गई। एक आगे की लहर उठी ना तो पीछे के स्लोप पे नाव है, और लगता है कि वो ऐसे पलट ही जाएगी, एकदम खड़ी होने लगती है ना बेटा। नाव लहर पे खड़ी होना शुरू होती है, डर लगता है कि नाव कहीं पलट ही ना जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए। हो भी जाती है बहुत ढेर सारी, लेकिन ये है कि आजकल की आधुनिक बोट बड़ी अच्छी बनाई जाती हैं, तो उसमें बहुत असुविधा तो नहीं होती, लेकिन रिस्क तो है। जो भारी भरकम जहाजें होती हैं बेटा, वो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलती हैं, और छोटी छोटी नाव तो लहरों के साथ उड़ जाएंगी हवा में, बड़ा खतरनाक इलाका होता है। लेकिन इंग्लिश जरूर लिखो बेटा, फ्यूरियस फिफ्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज। लेकिन 50 अंश दक्षिणी अक्षांशों पर पछुआ पवन अत्यधिक तीव्रता के कारण भयंकर रूप धारण कर चुकी होती हैं। भयंकर रूप धारण कर चुकी होती हैं, इसी कारण इसे क्या नाम देते हैं बेटा हम लोग? भयंकर पचासा कहते हैं। फ्यूरियस फिफ्टीज कहते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या है बेटा? पहले तो पछुआ पवन है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में है। और जो नाम बोला जा रहा है ना, संख्या सूचक,
नाम में आप देख रहे हैं कोई संख्या सूचक दिख रहा है, वो वास्तव में अक्षांशों का नाम है। गरजते 40 40 अंश, भयंकर 50 50 अंश, चीखते 60 अभी आएगा 60 अंश, है ना बेटा। लिखें अगला, चीखते, चीखना एक शब्द है ना हिंदी का, चीखते 60। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करो आप लोग। नहीं, साउट माने तो चिल्लाना होता है। स्क्रीम एक शब्द है इंग्लिश का, स्क्रीम, स्क्रीमिंग। हाँ, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग 60s, स्क्रीमिंग 60s। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्क्रीमिंग 60s, और हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हम लोगों ने चीखते 60। चीखना, जैसे गला वाला किसी का दबाइए ना तो साउट नहीं करेगा, चीखेगा, है ना। उसको हम लोग इंग्लिश में वर्ड देते हैं स्क्रीम करना, स्क्रीमिंग करना, है ना बेटा, चीखना। हाँ लिखें, अब बाकी कहानी आप समझ ही रहे होंगे। लिखें, 60 अंश दक्षिणी अक्षांश पर, 60 अंश कहाँ बेटा, दक्षिणी अक्षांश पर, इन्हें चीखते 60 कहा जाता है। 60 अंश दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें चीखते 60 कहा जाता है, स्क्रीमिंग 60s कहा जाता है। हाँ देखो, इस हफ्ते में बेटा एक डिस्टरबेंस है, ठीक है। वो संभवतः कोई एक फेस्टिवल है, बकरीद या क्या है, तो कल परसों में ही शायद है, तो ऑफिशियली सब बंद कराया जाता है, तो बंद रखेंगे हम लोग। शायद 29 को है शायद, देखते हैं कैलेंडर में, जब भी होगा तो एक डिस्टरबेंस बीच में होगा बेटा 12। तो ये तीनों क्या है बेटा, गरजते 40, भयंकर 50, चीखते 60, ये सब क्या है बेटा, पछुआ पवन है। उत्तरी गोलार्ध में इनका कोई नाम नहीं होता, उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ इनको पछुआ पवन कह के काम चलाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी पछुआ पवन ही कह के काम चलाते हैं। लेकिन सागर के अलग अलग अक्षांशों पे सेलर्स ने, नाविकों ने इनको अलग अलग नाम दे रखा है। याद रहेगा? नहीं, आज तो याद है ही, आज कोई संकट तो है नहीं। संकट तो तब होगा जब 10 15 20 दिन बाद याद रहे। याद रखिएगा, काम आएगा बहुत। एक नोट बनाइए बेटा। एक्चुअल में जो वायुदाब की पट्टियां हैं ना बेटा, उसमें से कुछ वायुदाब की पट्टियों को प्यार से कुछ नाम दिया गया है, वो नाम आपसे बहुत पूछता है कंपटीशन में। तो पहला लिख लें, डोल ड्रम। हिंदी में लिखो डोल ड्रम, परीक्षा में हिंदी में पूछता है डोल ड्रम क्या है ना। एग्जाम में हिंदी में डोल ड्रम लिखा आएगा, ऐसे लिख के आता है परीक्षा में। तो ड्रम तो समझते ही हो। अरे उधर मत जाना भैया, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। उस ड्रम से इसका कोई लेना ही देना नहीं है। एक्चुअल में ये किसी भाषा का शब्द है डोल ड्रम, तो इसको हम लोग कहते हैं शांत। ब्रैकेट में लिख लो ताकि ज्यादा क्लियर हो। डोल ड्रम, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, शांत पट्टी। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा कहानी सजाई जाए इसकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। लिखें, विश्वतीय निम्न वायुदाब की पट्टी को, विश्वतीय इक्वेटोरियल, विश्वतीय निम्न वायुदाब की पट्टी को डोल ड्रम या शांत पट्टी कहते हैं। विश्वतीय निम्न वायुदाब की पट्टी को क्या बेटा,
डोलड्रम या शांत पट्टी कहते हैं। विश्रुति निम्न वायुदाब की पट्टी माने क्या बेटा? नहीं, अंग्रेजी मत बोलो, मतलब मुझे बताओ। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तो इंग्लिश में कहते ही हैं, यानी वही विषुवत रेखा से 5-10 डिग्री उत्तर और 5-10 डिग्री नीचे का जो इलाका होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन के आसपास का जो इलाका होता है उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ, हवा गर्म होकर ऊपर को उठती है ना बेटा, तो वहां हम लोग ये महसूस करते हैं कि धरातल पर पवन का संचार नहीं होता। पवन की परिभाषा मैंने बताया था कि वायु के क्षैतिज संचार को पवन कहते हैं, लंबवत संचार को थोड़ी पवन कहते हैं। यहाँ वायु का क्षैतिज संचार नहीं होता, धरातल पे पवन शांत से रहते हैं, इसलिए नाम दे दिया उसे शांत पट्टी। तो थोड़ा लिख लो, एक लाइन क्लियर कर लो। हाँ लिखें, उसी में आगे बढ़ाओ, जहां रोके हो उसी के आगे चलो। हाँ लिखें, ऐसा माना जाता है कि यहाँ धरातल पर वायु का क्षैतिज संचार नहीं होता, इसलिए धरातल पर पवन शांत से रहते हैं। इसलिए धरातल पर पवन क्या बेटा? शांत से रहते हैं। जिसे हम शांत पट्टी के नाम से, जिसे हम किस नाम से बेटा? शांत पट्टी या डोलड्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, नाम दिया गया ऐसा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पे थोड़ा नजर बना के रखना। कारण है कि जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ना बहुत है बेटा, घबराइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। ऐसे आराम आराम से हम लोग सारा भूगोल पढ़ जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन समय मुझे दीजिएगा, टाइम मुझे दीजिएगा, और आपको हम 9-10 महीने के लिए बुलाए हैं, तो 9-10 महीना आप समय दीजिएगा। सब कुछ आपको हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे, जो हमें आता है वो हम पढ़ाएंगे, जो हमें नहीं आता हमारे मित्र पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, है ना बेटा? लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है? तो जहां तक तो मुझे आता है हम आपसे बात करेंगे। तो कुल मिला जुला के ये बेटा देखा जाता है कि जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे अभी आएगा टाइम तो भारत का मानसून पढ़ेंगे। और भारत का जो मानसून है वो मुझे लगता है भूगोल के सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना में से एक है। इसलिए भारत के मानसून की भविष्यवाणी वगैरह धरती पे कोई कर वर नहीं पाता। कहते हैं हम जो, उसका हो जाता है उलट पुलट। हाँ, अभी फॉरकास्ट हुई है कि आज और कल 12-13 जिलों में हैवी रेन होगी, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, जिसमें आजमगढ़ भी है। हम इंतजार कर रहे हैं हैवी रेन का, वेट कर रहे हैं वह हैवी रेन कब हो। तो ये एक फॉरकास्ट है बेटा, तो कभी कभी 100% वो खरा नहीं भी उतर पाता। और मानसून के बारे में तो बिल्कुल महाचौपट है, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे हम तो उस पर बात करेंगे। तो इसमें एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था फ्लान, फ्लान था। उन्होंने जब अध्ययन किया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का, तो उन्होंने कहा कि ना, जो यहाँ कहते हैं कि धरातल पे पवन शांत है, यहाँ धरातल पे पवन शांत नहीं होते, वरन मंद गति से, धीमी धीमी गति से यहाँ पछुआ पवन चलते। अभी उस झंझट में मत पड़ना, आप परेशान हो जाओगे अभी। उसको उन्होंने नाम दिया कि ये पछुआ अलग प्रकार की पछुआ है, जिसको उन्होंने कहा इक्वेटोरियल वेस्टर्ली। हम नाम इसलिए बोल रहे हैं कि जहन में रहे, लिखना उखना भी कुछ है नहीं। तो ये फ्लान ने बताया था कि हाँ, इसको शांत पट्टी तो कहते हैं, लेकिन धरातल पे पवन उतने शांत नहीं रहते जितना लोग महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इक्वेटोरियल वेस्टर्ली यानी विषुवतीय पछुआ पवन चला करते हैं, जिसके कारण यहाँ एक घटना तैयार होती है जिसको हम लोग कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब नाम सुनो, खाली घबराओ मत, सब हम पढ़ाएंगे सही वक्त पे। मुझे पता है कि कब आपको क्या बताना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। घोड़े का अक्षांश,
क्या कहते हैं बेटा? घोड़े का अक्षांश। ऑब्लिक अश्व अक्षांश। अश्व माने घोड़ा ही होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हॉर्स लैटिट्यूड। अब ये भैया कि अक्षांश का भी नाम घोड़े का, हाथी का, कुत्ते का, बिल्ली का, ये क्या मामला है? कोई बताएगा क्या मामला है? नहीं नहीं, अब हर जगह आवाज से ही तुलना ना करें। घोड़े जैसी आवाज आती है दौड़ने की, घोड़े की नहीं। बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। ये भी नाविकों की ही करामात है। ये सब नाम देख के लग रहा है कि भूगोल उगोल का नाम तो टिपिकल ये दिख नहीं रहा है। एक्चुअल में किसी जमाने में 30 अक्षांशों पे आप देखोगे तो किसी जमाने में घोड़े का बहुत ट्रेड होता था। आज तो घोड़े का बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन राजा महाराजाओं के जब हम लोग एम्पायर या फिर इस तरह के राजतंत्र में हम लोग जीते थे, तो उसमें घोड़ा माने ही बहुत बड़ी चीज होती थी। अरे भाई, इतिहास आप पढ़ते हो तो आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता हमारे यहाँ आई, वैदिक सभ्यता। इतिहास में आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाता, टीचर आपसे बात करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद हमारे यहाँ एक सभ्यता शुरू हुई जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दो भागों में बांट के पढ़ते हैं इतिहास में। तो ऋग वैदिक काल में जो लोग आए या वैदिक काल में जो लोग आए उनको हम लोग कहते थे आर्य। क्या कहते थे? आर्य। कभी आपने देखा होगा वो महाभारत का युद्ध, तो कृष्ण अर्जुन को बार बार संबोधित करते थे हे आर्य। तो एक बार यही पूछ लिया पीसेस में कि आर्य माने क्या होता है। यानी हम लोग आर्य थे, तो आर्य माने होता क्या है? तो आर्य माने होता है श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ पुरुष। उसको तो हम लोग आर्य हैं, पढ़ते हैं इतिहास में कि आर्य कहाँ से आए, तो दुनिया भर की सब कहानियां किससे हैं कि यहाँ से आए वहां से आए, लेकिन एक बात तय है कि आर्य आए कहीं से। हम लोग क्या हैं? आर्य हैं। हाँ बिल्कुल आर्य हैं। तो हम लोग वही हैं जो आए, हम लोग थोड़ी आए थे। हमारे दादा परदादा जो भी आए हों, आए होंगे। तो वो आए ना बेटा, तो उनके सामने कोई टिका नहीं। दो कारण था। एक AK-47 लेके आए। एक बच्चे ने कहा उस जमाने में AK-47 था। नहीं नहीं, उस जमाने का AK-47 तो था ही। वो तलवार लेके आए, वो भाले लेके आए, वो तीर धनुष लेके आए, क्योंकि वो लौह युगीन सभ्यता थी। यानी उन लोगों को लोहे का ज्ञान था। और यहाँ जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तांबे का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता नहीं कहा जाता, कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती, क्योंकि लोहे का ज्ञान उनको था नहीं। तो ये आर्य सब पे भारी क्यों पड़ गए? अरे भाई, AK-47 लेके आ जाएं और थार गाड़ी से चलें तो पूरा दबंग वाली स्टाइल है। वो घोड़े से चलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का उपयोग होता था, इसका कहीं साक्ष्य नहीं मिला। घोड़े के लोगों के जीवन में घोड़े का उपयोग था, इसका एविडेंस तो नहीं मिले कि घोड़े का वो लोग प्रयोग करते थे। हाँ, कहीं घोड़े की हड्डी पट्टी जरूर मिली। लेकिन वैदिक सभ्यता में तो आपको साफ साफ पता है कि सबसे बेहतरीन जो उन लोगों का वाहन था वो घोड़ा ही था। रथ वगैरह यूज करते थे, घोड़े पे सीधे चलते थे। तो एक तो तेज गति थी उनके पास, और उनके पास तलवार था। अब कौन टिकेगा आगे? कोई टिका नहीं उनके आगे। गति और हथियार ही तो है सब कुछ बेटा। और ये दोनों था आर्यों के पास, और आर्यों के आगे कोई नहीं टिका, और पूरा इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया, कर ही लिया। यहाँ के अनार्य थे, उनको हराए, भगाए। और आप देखते थे, इसीलिए हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में जब भी राक्षस को दिखाया जाता तो सिंह जरूर दिखाई जाती।
अरे देखा होगा आपने, सींग ऊंग दिखा दी जाती राक्षसों की। तो आदमी की सींग कब हुआ करती थी भाई? हम लोग बायो वायो कभी पढ़े हैं? ऐसा तो नहीं पढ़े। जैसे दुम के बारे में तो सुना कि पूंछ हुआ करती थी, विलुप्त हो गई, लेकिन ये तो कभी नहीं पढ़ा कि मनुष्यों की सींग हुआ करती थी जो सींग गायब हो गई। ये सींग ऊंग क्यों दिखाते हैं? अच्छा, सींग वाला आदमी देखा है? सींग, जिसकी सींग हो, नहीं देखा है? मध्य प्रदेश चले जाइए, दिख जाएंगे आपको। अब बच्चा बड़ा नाराज हो जाता है कि मैंने ऐसा बता रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में सींग वाले आदमी होते? नहीं होते नहीं। वहां एक जनजाति है मुड़िया, और उसको हम लोग बोलते हैं बाइसन हार्न मुड़िया। बाइसन माने होता है भैंसा, हार्न माने होता है सींग। तो करते क्या है सब कि भैंसे की सींग ही लगा लेते अपने सर पे। तो ढेर सारे आदिवासियों में कल्चर है, वो डेकोरेशन के लिए अपने सर पे सींग लगा लेते हैं। और मुझे लगता है जो सींग वाला आदमी दिखाया जा रहा था ना, हमारे धर्म ग्रंथों में इनकी सींग होती थी, सींग नहीं होती थी, वो लगाते थे। कल्चर है, आज भी है, आज भी कल्चर है। वो इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में सींग लगा लेते हैं। वो उनका रहता है सर पे पहनने वाला, उसमें सींग लगी होती है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो सींग लगा लेते हैं। तो वो यहाँ के नेटिव लोग थे, नेटिव यहाँ के, और उन्हीं को हरा वरा के और ये सब कब्जा हुआ। तो घोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण एक साधन था। आ, चंगेज खां, तैमूर लंग, ये सब नालायक मंगोलिया से चले आए यहाँ तक। कहाँ है मंगोलिया? चाइना के उधर है मंगोलिया। चाइना के आप देखो तो उत्तर की तरफ है मंगोलिया, और वहां से घोड़े से घूमते घामते भारत तक चले आए। अरे चंगेज खां भारत में नहीं आया, ये तैमूरलंग भारत में नहीं आया, आतताई लोग थे, लाशें बिछा देते थे। तो जाहिर सी बात है कि घोड़ा एक बहुत बढ़िया साधन हो गया उस जमाने में मोबिलिटी के लिए, माने गति। उसके अलावा कोई और बेहतर साधन था ही नहीं। अभी तो आपके याद में होगा, बचपन में तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपके याद में नहीं होगा, मेरे याद में है। मेरे याद में जैसा लोग बस घोड़े होते थे, हाथी वगैरह होता था, चलने का ये एक साधन होता था बढ़िया। आज के जमाने में मैंने अगर तुलना करो तो जिसके पास हाथी थी समझ लो आज फॉर्चूनर, जिसके पास आज फॉर्चूनर कार है समझ लो उस जमाने में हाथी जिसके पास होती थी वही स्टेटस होता था। हाँ, हाथी वाथी पे बकायदा सब गद्दी वद्दी लगाई जाती थी, बढ़िया उसको डेकोरेट की। अब तो माने फैशन की चीज हो गई, अब तो हाथी वाथी एक ड्रामा है। उस जमाने में चलने का सबसे बढ़िया कभी हाथी पे बैठे हो? अच्छा लगता है, अच्छा मतलब लगता है काफी ऊंचाई पे बैठे हैं, बहुत दूर तक सब दिख रहा है। हाँ, डर तो लगता है, आजकल के बच्चे घबराते हैं। पहले युद्ध के क्षेत्र में राजा महाराजा हाथी पे ही बैठ के जाते थे, सेना घोड़े पे रहती थी, राजा हाथी पे रहते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो दूर तक नजर रखते थे। हाथी थोड़ी ऊंची होती थी ना, उस पे वो पूरी अपनी सेना पे नजर रखते थे। तो एक अच्छा साधन तो था, कमांड देते थे वहीं से, यानी युद्ध क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है उसके हिसाब से हाथी पे बैठ के कमांड भी देते थे कि भाई उधर घेरो, उधर पकड़ो, ये सब। और वही हाथी इनके लिए बाद में बड़ा घातक हो गया, क्योंकि भारत में जब मुगलों का आक्रमण शुरू हुआ तो फिर ये हाथी घातक हो गई, क्योंकि वो राजा पहचान लिया जाता था कि राजा कहाँ है, और फिर वो राजा को घेर लेते थे, क्योंकि वो अपने साधारण सैनिक की वेशभूषा में होते थे। तो उन्हें युद्ध क्षेत्र में पहचानना मुश्किल होता था कि राजा है किधर। तो यहाँ तो राजा साहब छाता वता लगा के हाथी पे बैठे, घेर के पहले इन्हीं का काम तमाम करो, सेना तो ऐसे भाग खड़ी होगी। लेकिन ये कि हमारे यहाँ ये कल्चर रहा। तो घोड़े का अच्छा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा था कि किसी जमाने में इस इलाके में घोड़े का बहुत व्यापार होता था। जैसे आपको पता, अरबी नस्ल के घोड़े वोड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो घोड़े का आयात होता था, घोड़े की डिमांड बहुत थी बेटा। ये घोड़े अब कैसे आएंगे? अब सागर में तैराक है तो नहीं, घोड़ा अच्छा तैराक होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब पूरा समुद्र की यात्रा तैरा के कर लो तो संभव नहीं है। तो करते क्या है हम कि उस जमाने में कि बड़ी बड़ी पानी की जहाजों पे घोड़ों को लाद के व्यापारी लेके चलते थे।
और उस समय की जो पानी की जहाजें थी बेटा, अब वो इंजन से नहीं चलती थी, क्योंकि इंजनों का विकास ही नहीं हुआ था। वास्को डी गामा आए थे तो इंजन वाली नाव लेके आए थे, हवा से आए थे। और हवा के लिए जरूरी है कि हवा चले, बोल नहीं रहे। तो हवा से ऐसे चलती थी कि जहाजों पे पाल लगाए जाते थे। कभी आपने नोटिस किया होगा कि पुरानी जो जहाजें होती थी उसमें कपड़े टाइप की कोई चीज दिखती थी, नोटिस किया कभी? उसको पाल कहा जाता था, पाल वाली नौका कही जाती थी। तो उस पे कपड़े की जैसी कोई चीज खोल देते थे वो, तो हवा उस पे आके टकराती थी। और हवा जब टकराती थी तो अब पूरी नाव को लिए दिए आगे लेके बढ़ जाती थी। उसको एंगल देते थे, जहां जैसे घूमना होता था वैसे पाल को थोड़ा सा घुमा लेते थे। कभी देखिएगा यूट्यूब वूट्यूब पे तो तमाम है ऐसी पाल वाली नौकाएं हो, बड़ी बड़ी। तो वास्को डिगामा जो लेके आए वो पाल वाली नौका लेके आए। चप्पू कौन चला पाएगा? पतवार से आप चला लोगे इतनी भारी भरकम पानी की जहाजें? तो उनको कैसे चलाया जाता था? पाल से। तो लादे हैं घोड़ा उड़ा उस पर खूब, पाल को सही एंगल देते थे, हवा उसमें प्रेशर बनाती थी, नाव को लेके चली जाती थी। लेकिन जब ये 30 अंश अक्षांशों के आसपास पहुंचते थे तो यहां हवा ऊपर से नीचे उतर रही है। अरे तभी तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना। यहां हवा ऊपर से क्या हो रही है बेटा? नीचे की ओर उतर रही है। क्षैतिज संचार तो रुक गया। और हवा जब ऊपर से नीचे उतरती है तो दाब भी बढ़ा देती है, बोल नहीं रहे। अब इनकी नाव के पाल बंद। अरे बंद का मतलब बंद ही कर दो तो भला ही है, पाल तो तब काम करेगा ना जब हवा चलेगी। जब हवा चली नहीं रही है तो पाल क्या काम करेगी? जैसे गाँव में कभी देखा होगा, आजकल तो नई नई मशीनें हो गई। पहले मुझे याद है कि अनाज की जो दवाई होती थी ना, एक आदमी किसी चीज से ऐसे गिराता था, हवा चलती थी तो भूसे उसे उड़ जाते थे। फिर हाँ अभी भी है। अब जब हवा नहीं चलती थी तो दो आदमी, एक उधर एक इधर, वो चद्दर से हवा करते थे। हाँ, दो कोना वो पकड़ लेते, दो कोना ये पकड़ लेते थे, हवा करते थे। अब आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई, अब तो फर्राटा लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं, अब तो सबके पास हो गया है। लेकिन उस मैंने देखा है अपने बचपन में, यह भी काम करते थे लोग। किसी कपड़े से वो दो कोना उधर पकड़ लिए, दो कोना ऐसे पकड़ लिए, हवा कर रहे हैं, उससे काम चल जाता था। अब जब हवा बंद हो गई मेरे भाई, तो फिर पाल तो नहीं चल सकती ना बेटा, पाल तो काम ही नहीं करेगा। अब चदर से हवा कर करके आप पाल चला लोगे? नहीं। तो फिर एक ही मजबूरी होती थी कि चप्पू चलाना, पतवार चलाना, और कौन सा रास्ता? और इतनी भारी भरकम जहाजों को पतवार से ले चलना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो 100-150 गुलाम जरूर रखे रहते थे, नौकर एक तरह से कह लो। वो इसीलिए रखे रहते थे कि कहीं बवाल फंसेगा तो इन सबको लगा देंगे, और ये सब ट्रेंड होते थे, वरना ऐसा नहीं था, वो चलाते थे। लेकिन चप्पू से बेटा इतनी भारी पतवार से नाव को चलाना बहुत आसान तो होता नहीं था। तो क्या करते थे कि समुद्र की यात्रा तो 6-6 महीने की होती थी ना बेटा, तो क्या करते थे उसमें कुछ घोड़ों की तबीयत खराब हो जाती थी, या जो मरीज टाइप के हो जाते थे, या जो कमजोर हो जाते थे। ये उम्मीद थी कि अब ये घोड़ा मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा, तो उन घोड़ों को उठा के पानी में फेंक देते। जो घोड़े कमजोर हो जाते थे, जो घोड़े बीमार हो जाते थे, जिनको लगता था कि ये 2-4 दिन में चल बसेगा, तो अब उस वेट को भी काहे ढोए लेके, उस वजन को क्यों ढोए? चप्पू चलाने में तकलीफ हो रही है, तो फिर उन घोड़ों को पानी में फेंक देते थे जो कमजोर होते थे या जो बीमार होते थे। तो वहीं से यह नाम पॉपुलर हो गया, घोड़े का। अच्छा, यहाँ घोड़ों की कुर्बानी हो जाती थी। 30 अंश अक्षांशों के आसपास, देखो बेटा, 30 अंश अक्षांशों के आसपास विषुवतीय क्षेत्र की उठी हुई वायु, 30 अंश अक्षांशों के आसपास विषुवतीय क्षेत्रों की उठी हुई वायु उतरने लगती थी।
किसी समय इन क्षेत्रों में समुद्रों से बड़े स्तर पे व्यापार होता था। समुद्रों से बड़े स्तर पर व्यापार होता था, जिसमें घोड़े का व्यापार प्रमुख था। किसका व्यापार बेटा? घोड़े का व्यापार प्रमुख था। अब कहानी हम नहीं लिखाएंगे बेटा, कहानी बोल दिए, सुन लिया आप, है ना बेटा। इसी कारण 30 संस्थांशों को घोड़े का व्यापार अधिक था। इसी कारण 30 संस्थांशों को अश्वक्षांश के नाम से जाना गया, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना गया। ठीक है बेटा, तो अगली हेडिंग बना लें हम लोग और उस पर काम कर लें। तो ये हो गया बेटा आपका कौन सा? अस्थाई पवन, है ना। अस्थाई पवन में कौन कौन बेटा? पूर्वा, पश्चिमा, ध्रुवी पवन और कुछ उससे जुड़े हुए छोटे मोटे नाम थे जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। अब अगली हेडिंग बना लें अस्थाई या सामयिक पवन। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिक विंड। एक बात मुझे बताइए बेटा, लिख लो, पहले लिख लो। कोई पवन अस्थाई तभी होगी जब वायुदाब अस्थाई होगा। पवन अस्थाई तब होगी जब वायुदाब अस्थाई होगा। और मैंने बार बार कहा कि पवन का अपना स्वतंत्र अस्तित्व तो कुछ होता ही नहीं है भाई, वो तो वायुदाब की गुलामी करती है। जैसा वायुदाब होगा वैसे, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी पवन को अस्थाई पवन कह रहे हो, इसका मतलब है कि वायुदाब भी अस्थाई बनता होगा। थोड़ा सा लिखो बेटा, एक लाइन लिखो। वे पवन जो समय, कामा काल आदि के कारण अपने मार्ग में परिवर्तन लाएं। अपने मार्ग में क्या बेटा? परिवर्तन लाएं। अस्थाई या सामयिक पवन कहलाते हैं। अपने मार्ग में परिवर्तन लाएं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अस्थाई या सामयिक पवन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई परिभाषा? ऐसे पवन जो समय के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपना मार्ग बदल लिया करें, चेंज कर लिया करें। तो अगर वो बदल लेंगे तो फिर अस्थाई क्यों कहेंगे? डेफिनेटली फिर उनको अस्थाई कहेंगे। अब ये परिवर्तन काहे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले बेटा जरूरी है वो पवन है कौन कौन जिनको हम लोग अस्थाई या सामयिक पवन कहेंगे। तो पहले लिस्ट बना लो, क्योंकि आज की परीक्षा में खाली यही पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पवन अस्थाई नहीं है। इसी लिस्ट में से जो नाम दिख जाएगा कान पकड़ के बाहर निकाल लीजिएगा। काहे तंग कर रहे हो, बाहर आओ भाई, तुम ही उत्तर हो। तो पहले लिस्ट बनाओ। अस्थाई पवन, एक छोटी सी हेडिंग बना के उनका नाम लिखो। पहला, अच्छा एक बात, जब हम पहला, दूसरा, तीसरा लिखाते हैं तो पहला मतलब कोई पहला नहीं है, कोई पहला हो सकता है। अब नाम हम लिखाएंगे तो किसी को पहला तो कहेंगे ही, तो पहला लिखो बेटा। समुद्री पवन आब्लिक स्थलीय पवन। समुद्री पवन आब्लिक स्थलीय पवन। क्लियर है बेटा? दूसरा, अंग्रेजी बोले इसकी, नहीं लिख लिया करो बेटा, देवनागरी में ही लिख लिया करो, लेकिन लिख लिया करो।
इसको लोग इंग्लिश में कहते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। आजकल बहुत खेल हो जा रहा है बेटा, तो इसलिए इंग्लिश वाला नाम लिखना पड़ेगा। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज कहते हैं, ठीक है। ब्रिज की परिभाषा मैंने बताया था, ब्रिज को इंग्लिश में हम लोग और हिंदी में समीर कहते हैं, तो समुद्री समीर या असली समीर भी कह देते हैं इसी कारण, है ना बेटा। अगला लिस्ट बनाओ। चोटी की समीर, घाटी की समीर, या पवन भी लिख सकते हो, कोई हर्जा नहीं। चोटी की समीर और घाटी की समीर। इंग्लिश में नाम मैंने बताया होगा, आप भूल रहे हैं, तो इंग्लिश में लिखते हैं कैटाबैटिक विंड एंड एनाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड और क्या बेटा, एनाबैटिक विंड। हो गया बेटा। आगे लिखो मानसूनी पवन। तो चलो आज ये भी क्लियर हो गया कि मानसूनी पवन क्या है बेटा, अस्थाई पवन है। मानसूनी पवन या मानसून, दोनों में से कोई लिख सकते हो, कोई हर्जा नहीं। हो गया बेटा। अगला चक्रवात, प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। चक्रवात तथा क्या बेटा, प्रति चक्रवात, ठीक है। बस, तो ये कोई बड़ा मुश्किल तो नहीं है बेटा, इतना नाम तो दिमाग में रखा ही जा सकता है। इन पवनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अस्थायी पवन कहते हैं। इसका मतलब है ये पवन अपना रास्ता वास्ता बदलते रहते थे। एक की शुरुआत कर दिया जाए, हेडिंग बनाइए। अरे जितना निपट जाए बेटा बढ़िया ही है। पहला क्या है बेटा, समुद्री पवन, स्थलीय पवन। समुद्र मध्य के किनारे गए हो? नहीं। कोई गया है? समुद्र देखे हो पिक्चर उक्चर में? हाँ पिक्चर में तो सब देखे ही है। हाँ बिल्कुल। कभी समुद्र के किनारे आप जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बीच कहते हैं, समुद्र का किनारा सी बीच कहते हैं। तो देखते हो ना वहाँ तमाम लोग घूमने टहलने वाले, और कुछ लोग समुद्र में नहाते वहाते, कुछ लोग समुद्र के किनारे लेटे हुए, तमाम एक दृश्य होता है, आप देखते रहते हैं, है ना। तो एक बार मुझे जाना हुआ, तो एक बड़ा प्यारा सा डेस्टिनेशन है इंडिया में, गोवा। तो अपने बीचेस के लिए जाना जाता है, तो वहाँ लोग जैसे फॉरेनर्स वगैरह बहुत रहते हैं, तो आप देखते हो कम कपड़े पहन के वो धूप में लेटे रहते हैं, लेडीज जेंट्स दोनों। क्योंकि यूरोप का कल्चर अलग है, उनका अपना ढंग है, वो चीज़ों को बुरा नहीं मानते, हम लोग के यहाँ तो साफ चीज़ें अलग हैं। तो देखा कि अंग्रेज जो मेल फीमेल हैं वो लेटे रहते हैं, तो सन गॉगल्स वगैरह लगा के अपना कुछ छाता छुती टाइप का लगा के कुछ पढ़ते वढ़ते रहते हैं। तो मुझे यही बात समझ में नहीं कि पढ़ने की जगह, अरे पढ़ने उड़ने की जगह पर घर पे जाओ भैया, अपना स्टडी टेबल पे बैठ के आराम से पढ़ो। तो नहीं, वो पढ़ते नहीं है, वो टाइम पास करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो मालूम चला कि सन बात लेते हैं। आज बड़ा तरह तरह का बात है, मड बात, कीचड़ से नहाना, ये जब कहते हैं ना कि जब आदमी पगलाता है ना, तो तरह तरह की उसकी सोच आती है। फिर एक बात है, आप देखते होंगे स्टीम बाथ। स्टीम बाथ तो ज्यादा पॉपुलर है, हाँ मर भी जाते हैं, लेकिन स्टीम बाथ जैसे एक सोना बाथ है, एक स्टीम बाथ है। तो एक दिन मेरा मन हुआ कि सब क्या होता है, थोड़ा कम सब जाने तो सही। तो स्टीम बाथ में कुछ होता नहीं है भैया, एक वुडन चैम्बर बनाया जाता है,
और उस वुडन चैम्बर में आपको बैठा दिया जाता है और स्टीम छोड़ी जाती है। मशीन होती है तो भाप छोड़ती है, लेकिन इतनी गर्म ना छोड़े कि जल वल के मर जाए उसी में। वो मशीन बनाई इसीलिए जाती है, कैलकुलेटेड टेम्परेचर पे वेपर छोड़ते हैं, तो उसी में ढेर सारी भाप में आप बैठे होते हो, तो उससे जो पोर्स वगैरह होते हैं आपके स्किन के वो खुल जाते हैं, तो बड़ा फ्रेशनेस फील होती है। चलो भाई, ये तो समझ में आया। तो हमारे एक मित्र थे, वो जिम वम खोले थे, तो उनके जिम में ये सब था, महानगर में था। तो मैंने कहा भाई देख तो लेने में क्या आ गया। मैंने कहा स्टीम बाथ लेने, कहा कि कपड़े इन्हीं कपड़ों में। तो फिर थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, तो वो जो नहाने वहाने के कपड़े होते हैं आप उसमें जाके स्टीम बाथ लीजिए। हाँ, अच्छा फील होता है स्टीम बाथ लेने के बाद। आप फ्रेश वाटर से नहाए तो बड़ी ताजगी महसूस होती है। ये जो आपके स्किन के पोर्स वगैरह है ना, वो सब खुल जाते हैं स्टीम की वजह से। फिर एक मैंने नाम सुना लिखा हुआ वही सोना बाथ। तो मैंने कहा ये बात तो मुझे लग रहा है मुझे ज्यादा पसंद आएगा। कहा ये क्या है? कहा उसी में जाके सो जाना है। नहीं नहीं, सो नहीं जाना है, वो एक्चुअल में वो भी वुडन का ही चेम्बर होता है। उसमें गर्मी बहुत लगती है। जैसे उसमें आप जाके बैठ जाओगे तो उसमें हीटिंग बहुत होती है। तो उसमें जाके बैठने से होता है कि आपको बहुत गर्मी होगी, खूब पसीना होने लगेगा। तो कुछ वीवीआईपी लोग हैं ना बेटा, जिनको पसीना ही नहीं होता। हम लोग तो घर जाते हैं ना तो पसीने में डूबे हुए घर जाते हैं, और कुछ बड़े वीवीआईपी होते हैं उनको पसीना होता ही नहीं 24 घंटे। कारण है, पूरे घर में सेंट्रल एसी लगा हुआ है, टॉयलेट से लेके बाथरूम तक एवरीवेयर। तो वहां तो पसीना होने का सवाल ही नहीं है, घर में पसीना होगा नहीं। वहां से निकलेंगे सीधे कार में बैठेंगे, कार भी आके पोर्च में ही खड़ी होती है। वहां से गए ऑफिस में, वो भी एसी। होटल रेस्टोरेंट कहीं जाते हैं सब एसी। तो ऐसे लोगों को पसीना नहीं होता। तो ऐसे लोग पसीने के लिए पैसा खर्च करते हैं, है ना। ऐसे लोग पसीना होने के लिए ठीक ठाक पैसा खर्च करते हैं ताकि उनको पसीना। बताइए क्या है दुनिया, एक आदमी पसीना बहा के पैसा कमा लेता है। रिक्शे वाले को देखो, उसको सोना बात में नहीं जाना, वो दिन भर सोना ही बात में रहता है ना। तो पसीना बहा के पैसा कमा लेता है। और कुछ लोग हैं पसीना बहाते हैं पैसा देके। अरे रिक्शा चलवा लो ना इसी धूप में, सोना वोना बात की बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये सब होता रहता है। तो ये है बेटा कि कोस्टल एरिया में आप देखोगे, कभी भी आप जाओ समुद्र के किनारे, वहां हमेशा पवन चलते हैं। कभी पवन वहां शांत नहीं रहते। लेकिन दिन और रात में पवन चलने की दिशा बड़ी अलग अलग होती है। दिन में आप समुद्र किनारे अगर जाओगे, कभी भी जाना अगर, तो आपको हमेशा पवन समुद्र से स्थल की ओर आते हुए दिखेगा। इधर से बेटा समुद्र से स्थल की ओर। और रात में स्थिति एकदम पलट हो जाती है। रात में पवन स्थल से समुद्र की ओर जाते हुए दिखती है। माने कोस्टल एरिया अगर है ना, कुछ ऐसा, यानी अगर इधर समुद्र है और इधर स्थल है, तो आपको ये परिवर्तन रात दिन में नजर आएगा। यानी डे टाइम में, दिन में ऐसे चलेगी और रात में ऐसे चलेगी। तो पवन का क्या है बेटा, जिधर से चलते हैं वही ना नाम होता है। बोल नहीं रहे, जिधर जाते हैं वो नाम थोड़ी होता है। ये किधर से आ रही है? तो समुद्री पवन कहेंगे। ये किधर से आ रही है? स्थल से, इसको स्थली पवन कहेंगे। लेकिन ये दिमाग में रखना है कि दिन के समय कौन, दिन के समय समुद्री पवन। क्यों बेटा ऐसा होता है वो देख लो। सूरज यहां भी पड़ेगा, सूरज की गर्मी यहां भी पड़ेगी। और आपने पढ़ा स्थल तेजी से गर्म होते हैं, स्थल तेजी से ठंडे होते हैं। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल तेजी से गर्म हो जाएगा दिन में, पानी की तुलना में ज्यादा गर्म होगा ना, तो ज्यादा गर्म होगा तो हवा भी गर्म होगी, ऊपर उठ जाएगी। ठीक उसी समय सागरों में हवा उतनी गर्म होकर ऊपर नहीं उठेगी। तो सागर में दिन में हाई प्रेशर, स्थलों पे लो प्रेशर, कौन हाई से लो की ओर चल पड़ेगा। अब रात में स्थल ज्यादा गर्म हुए थे, स्थल ज्यादा ठंडे हो जाएंगे।
बोल नहीं रहे। और सागर जल्दी गर्म ठंडे होते नहीं, तो सागरों में प्रेशर रात में लो रहता है, स्थलों पे सॉरी हाई रहता है और स्थलों पे लो रहता है। अब रात में इधर से इधर, तो क्या लिख लो बेटा शब्दों में। हाँ लिखे। दिन के समय, अब डिटेल हम नहीं लिखा रहे हैं बेटा, खाली बस एक नाम लिखें, बाकी आप समझ रहे हैं। दिन के समय पवन का प्रवाह सागरों से स्थल की ओर होने लगता है। क्यों होने लगता है ये आपको पता है। तो क्या नाम देंगे बेटा, समुद्री पवन कहेंगे। दिन के समय पवन का प्रवाह किधर से किधर बेटा, समुद्र से स्थल की ओर होने लगता है, तो नाम क्या देंगे बेटा, समुद्री पवन। क्लियर है। रात्रि के समय पवन का प्रवाह, रात्रि के समय पवन का प्रवाह किधर से किधर बेटा, स्थल से समुद्र की ओर होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, डिफाइन कर लोगे। तो क्या नाम देंगे बेटा इन्हें, स्थलीय पवन कहेंगे। ठीक है बेटा। एक बात मुझे बताइए, इन्हें हम लोग अस्थायी पवन कह सकते हैं, सवाल ही नहीं है। अरे रात दिन में जो ड्रामा कर दे रहे हैं उनको अस्थायी क्यों कहें। दिन में वही पवन इधर से इधर, रात में इधर से इधर। लेकिन एक बात समझिएगा कि समुद्री क्षेत्रों में पवन शांत नहीं रहते बेटा, या तो सागर की ओर से आएंगे या तो सागर की ओर जाएंगे। अब कब सागर की ओर से आएंगे हम पहले ही बता दे रहे हैं। कभी गोवा वोवा जाइएगा तो आप नोटिस कर लीजिएगा। नहीं गोवा ही जरूरी नहीं है, कहीं जाए, गोवा जाए, चेन्नई जाए, दमन जाए, दीव जाए, बंबई जाए, कहीं जाए, कोस्टल एरिया में जाए, तो आपको ये घटना जरूर दिखाई देगी। यानी दिन में अगर आप पहुंचे एकदम ठंडी ठंडी हवाएं सागरों की ओर से आ रही होगी, और रात में अगर आप देखोगे तो फिर हवाएं समुद्र की ओर जा रही होंगी। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है और खाली भारत का नहीं है, ये होल वर्ल्ड में जो भी कोस्टल एरिया है आपको कॉमन फेनोमेना देखने को मिलेगा, है ना। तो आज यही समाप्त करते हैं बेटा, फिर आगे मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक बेटा, थैंक यू।